का बैकग्राउंड। ओके। ठीक है, तो हम लोग समझ रहे थे क्या, मैनुअल टेस्टिंग। ठीक है, स्क्रीन विजिबल है मेरी, आप लोग अनम्यूट करके आंसर दे सकते हो, और फिर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, एंड देन यू कैन म्यूट योरसेल्फ। ओके। सो व्हाट इज मैनुअल टेस्टिंग? मैनुअल टेस्टिंग में क्या होता है कि हम जो टेस्ट केस लिखते हैं, ठीक है, इनको ऑटोमेट करते हैं। ऑटोमेशन कैसे करते हैं? हम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हेल्प लेते हैं, ठीक है, और एक टूल यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड सेलेनियम। सेलेनियम टूल के थ्रू हम क्या करते हैं, वेब एप्लीकेशन, जो भी एप्लीकेशन वेब पे चल रही हैं, उनको क्या करते हैं, ऑटोमेट करते हैं। सो मैनुअल टेस्टिंग के लिए हमें किसी टूल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, एक सिर्फ जीरा टूल की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, टेस्ट केस लिखने के लिए और बग रेस करने के लिए, इश्यूज रेस करने के लिए। ये सिर्फ टूल है जो टेस्ट मैनेजमेंट में काम आता है, टेस्टिंग में काम नहीं आता। ठीक है, जब हम प्रोग्रामिंग में जाते हैं, ऑटोमेशन में जाते हैं, तो वहां पे हम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं। चॉइस होती है पाइथन या जावा। ठीक है, कोई भी लैंग्वेज, सी शार्प भी है, बहुत सारी लैंग्वेज, जावा स्क्रिप्ट है, और इंडस्ट्री में जो सबसे ज्यादा चलती है, वन इज पाइथन एंड सेकेंड इज जावा। तो डिपेंड करता है कि आप पाइथन से करते हैं या जावा से। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिलेक्शन आपको करना होता है। टूल, फिर आपको टूल सीखना होता है सेलेनियम। 80-90% टूल सेलेनियम ही मार्केट में यूज होता है, तो यहाँ पे चॉइस नहीं होती, आपको ट्रेंड के साथ ही जाना पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ टूल्स हैं जो एड-ऑन्स हैं। क्लियर? तो ये समझ में आ गया कि पहले मैनुअल टेस्टिंग, मैनुअल टेस्टिंग से आप क्या सीखते हो, टेस्टिंग के बारे में सीखते हो, टेस्टिंग क्या होती है, कितने पार्ट में होती है, कैसे होती है, क्या फंडामेंटल है, क्या प्रोसेस है, कैसे टेस्ट केस लिखे जाते हैं, क्या क्या टेस्ट करना होता है, डिफेक्ट कैसे लॉक करना है, टेस्टिंग टेक्निक क्या है, वो सारे कॉन्सेप्ट कहाँ आते हैं, मैनुअल टेस्टिंग। सेकंड, ऑटोमेशन। सेम टेस्ट केस को ऑटोमेट कैसे करना है किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू, स्ट्रक्चर कैसे बनाना है कोड का, फ्रेमवर्क कैसे डिजाइन करना है खुद के लिए, वो सारा हम इसमें सीखते हैं। ये क्लियर हो गया? इसमें हम कोर्स क्या फॉलो करेंगे? तो पहला है मैनुअल टेस्टिंग। ठीक है, मैनुअल टेस्टिंग का वॉक थ्रू हमारा ये रहेगा: इंट्रोडक्शन अबाउट सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, एसडीएलसी मॉडल्स, टाइप ऑफ टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेक्निक, टाइप ऑफ ब्लैक बॉक्स, फंक्शनल नॉन फंक्शनल टेस्टिंग, टेस्ट केस डेवलपमेंट, टेस्टिंग टेक्निक, टेस्ट मैनेजमेंट, डिफेक्ट ट्रैकिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टूल, और कुछ डिफरेंसेस सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, एमसीक्यू क्वेश्चन और इंटरव्यू क्वेश्चन। टेस्टिंग इज अ नॉन कोडिंग प्रोफाइल जॉब इन आईटी कंपनी। जो लोग आईटी कंपनी में ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, जिन्होंने स्ट्रक्चर देखा है कोड का, उनके लिए तो बहुत इजी होने वाला है। क्लियर है? और जो इंडस्ट्री से नहीं है, जो मैकेनिकल से हैं या फिर कुछ ब्रेक के बाद आए हैं, वो भी इसको थोड़ी सी हार्डवर्क करके सीख सकते हैं। टेस्टिंग क्या है, एक इजी गेटवे बन जाता है एंट्री करने का, कहाँ, आईटी कंपनी में। अब इजी है, इसलिए क्या है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। ये चीज क्लियर हो गई? क्योंकि जब भी आप किसी जॉब के लिए जाओगे, तो वहां पे जो ऑडियंस आती है, कैंडिडेट्स आते हैं, वो मल्टीपल बैकग्राउंड से आते हैं। आईटी के तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है, इसके अलावा सिविल, मैकेनिकल, बीकॉम, क्योंकि ये एक नॉन कोडिंग प्रोफाइल है। ठीक है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी और टेक बहुत ज्यादा नहीं चाहिए होता है। क्लियर? यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा आपको कंपटीशन होता है। अब मैनुअल के साथ क्या करना चाहिए, ऑटोमेशन। कंपनीज की डिमांड रहती है कि आप मैनुअल के साथ साथ, क्योंकि हर प्रोजेक्ट में मैनुअल के साथ साथ ऑटोमेशन टेस्टिंग होती है, जब मैनुअल पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा क्यों ऑटोमेशन की जरूरत है, तो आपको समझ में आएगा। क्लियर है? ऑटोमेशन की इन डिमांड है, तो आपकी प्रोफाइल में ऑटोमेशन भी होना चाहिए।
ऑटोमेशन में एज किसे मिलता है? जो टेक बैकग्राउंड से हैं या जिनने अपनी कोडिंग स्टैंडर्ड अच्छे कर लिए। कोडिंग इसमें बहुत डेप्थ में नहीं चाहिए, आपको कोडिंग्स के बेसिक्स आने चाहिए। आपको कोडिंग कैसे करते हैं, कैसे कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है, वो सिर्फ आनी चाहिए। इसमें डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम्स उस लेवल तक नहीं जाना पड़ता। क्लियर? बट कोडिंग के सिंटैक्स प्रॉपर आने चाहिए। कौन से उप कॉन्सेप्ट कहाँ पे यूज होते हैं, वेरिएबल्स, लूप, कंडीशन सब लिखनी आनी चाहिए। फिर जो फ्रेमवर्क है, जो हम सेलेनियम सीखते हैं, उसको कैसे यूज करना है। ठीक है। सेलेनियम के साथ साथ और भी ज्यादा चीजें आती हैं। जो आप जावा सेलेक्ट करते हो सेलेनियम के साथ, उसका टेक स्टैक, टेस्ट एनजी, वो भी सीखना पड़ता है इसके साथ, सेलेनियम के साथ। फिर मैविन, बिल्ड टूल, ये भी इसका पार्ट होता है। गिट, रिपोजिटरी मेंटेन करने के लिए ये भी सीखना पड़ता है। ठीक है। तो बेसिक सा आइडिया जेनकिंस का, ये कैसे होता है। क्लियर? इसके जो सेलेनियम के वेब ड्राइवर हैं वो तो हैं ही। क्लियर है? जब आप पाइथन सेलेक्ट करते हो, पाइथन के सेम सेलेनियम वेब ड्राइवर रहता है। ठीक है। यहाँ पे टेस्ट एनजी है, यहाँ पे फ्लाइट टेस्ट आ जाता है। ये एक फ्रेमवर्क है। क्लियर? अभी आपको नाम अनसुने से लग रहे होंगे, बट धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी चीजें कैसे होती है। क्लियर है? फिर इसके बाद पेज ऑब्जेक्ट मॉडल, डिजाइन पैटर्न। ठीक है। तो पाइथन का स्टैक है वो आ जाता है। तो सेलेनियम को कोड करने का तरीका सेम है। लैंग्वेज सिलेक्शन डिपेंड करता है चॉइस पे कि आप किस पे ज्यादा कंफर्टेबल हो। ये क्लियर हो गया? ठीक है। तो ये है मैनुअल के कॉन्सेप्ट। अगर आप पाइथन सेलेक्ट करते हो, ठीक है, पाइथन में हमें क्या क्या सीखना है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। इन्वायरमेंट सेटअप, वेरिएबल्स, डेटा टाइप, ऑपरेटर, यूजर इनपुट, डिसीजन मेकिंग, लूप्स, स्ट्रिंग हैंडलिंग। ले अब ये क्या है, ये ऐसे कॉन्सेप्ट है जो सब प्रोग्रामिंग में सेम है। आप सी पढ़ोगे उसमें भी होंगे, सी प्लस प्लस, सी शार्प, जावा, डॉट नेट, आर, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो ये कॉन्सेप्ट आपके सेम रहते हैं। फिर हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अलग अलग कोड करने का तरीका। तो इसमें आ जाता है लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी। जावा में एरे, एरे लिस्ट। ठीक है। जहाँ फंक्शन आ जाते हैं वहाँ मेथड आ जाते हैं। क्लास ऑब्जेक्ट सेम रहता है। इनहेरिटेंस, आइटरेटर, स्कोप, मॉड्यूल्स, पीआईपी, पाइथन के मैथ मॉड्यूल, एक्सेप्शन हैंडलिंग, वहां पे थोड़े बहुत चेंजेस आ जाते हैं। इतनी लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, कुछ कॉन्सेप्ट आनी चाहिए और कोर कॉन्सेप्ट। ये क्लियर है? इसके बाद हम क्या सीखते हैं? सेलेनियम आप जावा के साथ करते हो या पाइथन के साथ, ठीक है, तो सेलेनियम के साथ आपको क्या क्या सीखना है? वेब ड्राइवर इंस्टॉलेशन, कैसे स्क्रिप्ट लिखी जाती है, लोकेटर्स, हैंडल्स कैसे किए जाते हैं, अलग अलग ड्रॉप डाउन मेन्यू, पॉप अप, टेस्ट एनजी, वेट्स, फ्रेम, मैविन, ठीक है, जेनकिंस, ये सारी चीजें आपको सीखनी होती है। विद जो हमारा कोर्स का ड्यूरेशन रहता है वो अराउंड 3 मंथ्स का रहता है। ठीक है। हम कोशिश करते हैं कि 3 मंथ्स में करा पाए। फर्स्ट मंथ में हम मैनुअल टेस्टिंग प्लस डीबी टेस्टिंग, डीबी टेस्टिंग इज डेटाबेस टेस्टिंग, ये हमें सीखनी पड़ती है। मैनुअल की प्रोफाइल में डेटाबेस टेस्टिंग भी आता है। तो यहाँ पे एक लैंग्वेज आती है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ये आपको सीखनी पड़ती है। क्लियर? सेकंड मंथ हमारा टारगेट होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पाइथन सपोज करो या जावा। फिर थर्ड थर्ड मंथ में हम कोशिश करते हैं सेलेनियम स्टार्ट कर दें। ठीक है। सेलेनियम, फिर उसके सेलेनियम के जो फ्रेमवर्क्स होते हैं अलग अलग, वो। इज दिस क्लियर? तो ये हमारा क्या रहता है, एक पाथ रहेगा जिसको हम नेक्स्ट 3 मंथ्स में करेंगे। इसमें किसी को डाउट है?
दिनेश, प्रभात, प्रवीण, श्रेयस ने, इसमें किसी को डाउट है? किसी को कोई क्वेश्चन है? ठीक। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कहाँ से? मैनुअल से। सो व्हाट इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग? पहला ही क्वेश्चन आता है इंटरव्यू का, व्हाट इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग? सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या है? ठीक है, जो डेफिनेशन है, बुकिश डेफिनेशन है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की, वो ये है: सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द करेक्टनेस ऑफ ए सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कितना करेक्ट है उसको चेक करना। ठीक है, इंडस्ट्री की डेफिनेशन क्या है? सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग एंड वैलिडेटिंग द फंक्शनैलिटी ऑफ एन एप्लीकेशन। जब भी कोई एप्लीकेशन आता है, ठीक है, हमारे पास, सो उसकी रिक्वायरमेंट आती है पहले। रिक्वायरमेंट को बोलते हैं एसआरएस, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। यहाँ पे देखोगे एसआरएस फुल फॉर्म। ठीक है, एसआरएस का मतलब होता है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। अब ये क्या होता है? सपोज किसी भी क्लाइंट को अगर सॉफ्टवेयर बनवाना है, ठीक है, जो भी उनकी नीड है, सॉफ्टवेयर की जो नीड्स हैं, वो कंपनी के पास आती हैं। ठीक है, और यहाँ से बिजनेस एनालिस्ट या प्रोडक्ट ओनर, कहीं प्रोडक्ट ओनर होते हैं किसी कंपनी में, किसी कंपनी में बीए होते हैं। ये क्या करते हैं? ये क्लाइंट से इंटरेक्ट करते हैं और उनसे रिक्वायरमेंट लेके आते हैं कि आपको क्या चाहिए, क्या बनवाना है। इज दिस क्लियर? ठीक है, तो उसके बेसिस पे एक डॉक प्रिपेयर करते हैं, एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं, उसे बोलते हैं क्या? एसआरएस। वो एसआरएस क्या है? वो एक डील है। ठीक है, एक डॉक्यूमेंट है, एक डील हो रखी है क्लाइंट और बिजनेस के बीच में कि आपने ये बोला है बनाने को और हम इस ये बनाएंगे। तो ये वो डॉक्यूमेंट है जिसको रेफर किया जाता है कभी डिस्प्यूट होता है तो। इज दिस क्लियर? तो एसआरएस बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जहाँ पे रिक्वायरमेंट लिखी है कि सॉफ्टवेयर कैसा होना चाहिए। तो बीइंग अ टेस्टर, कभी भी आप एप्लीकेशन को चेक करते हो, उसका एक्चुअल बिहेवियर चेक कर रहे हो कि एप्लीकेशन कैसा है। और ये एसआरएस में क्या है? एक्सपेक्टेड बिहेवियर। ठीक है, अगर ये दोनों सेम हैं, इक्वल इक्वल टू, प्रोग्रामिंग में डबल इक्वल, ठीक है, अगर ये दोनों सेम है, दोनों बिहेवियर सेम है, का मतलब कि सॉफ्टवेयर ठीक है, जो फंक्शनैलिटी हम चेक कर रहे हैं वो ठीक है। अगर नहीं है, मतलब वहां पे कुछ ना कुछ डिफेक्ट है। ये क्लियर हुआ? तो इसको चेक करना बेसिकली एक सॉफ्टवेयर टेस्टर का काम है। तो इंडस्ट्री कहती है कि आपका काम क्या है? कि आपको रिक्वायरमेंट पढ़नी है, समझनी है, और एप्लीकेशन को टेस्ट करना है, और उसमें से डिफेक्ट ढूंढने हैं। दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज ए प्रोसेस। ठीक है, एक प्रोसेस है। इस चीज का प्रोसेस है वैलिडेट करना इसको, प्रोडक्ट को, क्या, कि वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से है नहीं है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी सॉफ्टवेयर टेस्टर का क्या काम रहता है? कोई भी सॉफ्टवेयर में जरूरी नहीं है कि कोई डिफेक्ट हो तभी वो बेकार है। सॉफ्टवेयर ठीक चल रहा है, बट उसकी यूजेबिलिटी, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं सॉफ्टवेयर की, जैसे अब इनको समझते हैं। रिलायबल, सॉफ्टवेयर के कुछ प्रॉपर्टीज हैं। सॉफ्टवेयर शुड बी रिलायबल, कि हम सॉफ्टवेयर पे भरोसा कर पाए कि जो सॉफ्टवेयर कर रहा है वो ठीक कर रहा है। क्लियर? सपोज जैसे गूगल पे है या पेटीएम है, आपने फर्स्ट टाइम गूगल पे यूज किया होगा। ठीक है, स्टार्टिंग में हम मिनिमम अमाउंट के साथ ट्रांसफर करते हैं, 100 रुपीज, 200, 500 रुपीज, ऐसी पे, क्योंकि हमें क्या होता है, उस पर भरोसा नहीं होता है। जब हम नया
कोई भी ऐप यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, सपोज करो आपने फर्स्ट टाइम 100 200 रुपीज पे किए, फिर आपने अमाउंट बढ़ा दिया 10K, और वो फेल हो जाता, एक बार के लिए आपका ट्रस्ट ब्रेक हो जाता, अब दोबारा करते, दोबारा शायद वो हो जाता, तीसरी बार फिर से फेल हो जाता। तो अगर एक भी यूजर कुछ भी प्रॉब्लम फेस कर रहा होता इसमें, गूगल पे जैसे ऐप में, आप उसको यूज करना बंद कर देते और दूसरों को भी सजेस्ट करते कि मत यूज करो। यस और नो? करते आप लोग? तो ये क्या है, सॉफ्टवेयर रिलायबल नहीं है। जो सॉफ्टवेयर कह रहा है कि वो एक्यूरेट पेमेंट कर देगा, वो नहीं कर पा रहा है। तो सॉफ्टवेयर में रिलायबिलिटी होनी चाहिए कि अगर सॉफ्टवेयर पेमेंट वाला है तो एक्यूरेट पेमेंट मल्टीपल टाइम कर रहे हैं तो मल्टीपल टाइम भी होनी चाहिए। इज दिस क्लियर? दूसरा है स्केलेबल। सॉफ्टवेयर की प्रॉपर्टी होती है कि उसको स्केल कर सके। स्केल का मतलब होता है इंक्रीज या डिक्रीज। सॉफ्टवेयर बैकएंड में इस तरीके से डिजाइन होता है कि कुछ फीचर्स हम उसके अगर नहीं देना चाहें तो उनको ऑफ कर दें, अगर देना चाहें तो उनको ऑन कर दें, प्लगइन्स की तरह काम करते हैं। ऐसी प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर में होनी चाहिए। ये क्या है, सॉफ्टवेयर का फीचर। स्केलेबिलिटी का मतलब ये भी होता है कि अगर हमें उस सॉफ्टवेयर में कुछ और ऐड ऑन करना है तो वो भी पॉसिबल हो सके, हमें दोबारा स्क्रैच से सॉफ्टवेयर ना बनाना पड़े। ऐसा ना हो कि उसमें बग्स आने बहुत ज्यादा स्टार्ट हो गए, हमें जरा सी चीजें कुछ बनाई। अगर हम कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, सेकंड फर्स्ट सेकंड फ्लोर बना लिया, फर्स्ट सेकंड फ्लोर इस टाइप से बनाएंगे कि लाइफ आगे लाइफ टाइम में अगर हमें कभी तो और ऊपर बढ़ाना हुआ थर्ड फोर्थ स्टोरी पे तो हम वो भी कर सके। इसको बोलते हैं क्या, स्केलेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी का मतलब होता है कि हम उस सॉफ्टवेयर को मल्टीपल डिवाइस पे चला सकें, जैसे iOS पे चला सके, विंडोज पे चला सके, या डिफरेंट डिफरेंट ब्राउजर्स पे चला सके। क्रोम पे, ब्राउजर्स के अलावा स्क्रीन साइजेस का इम्पैक्ट पड़ता है कि 15 इंच पे, 30 इंच पे, सारी स्क्रीन साइजेस पे वो एप्लीकेशन अच्छे से चले। तो बोलते हैं रिस्पॉन्सिवनेस, डिवाइस की स्क्रीन के हिसाब से सॉफ्टवेयर रिस्पॉन्स करे, उसके लिए डेवलपर अलग से कोड लिखते हैं। ठीक है, डिजाइनिंग के टाइम। रीयूजेबिलिटी, सॉफ्टवेयर के कुछ मॉड्यूल्स ऐसे होते हैं जो रीयूज हो सकते हैं। तो रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आता है, सपोज कोई पेमेंट गेटवे हम डिजाइन करते हैं, पेमेंट गेटवे इस तरीके से डिजाइन किए जाते हैं, कुछ फीचर इस तरीके से डिजाइन किए जाते हैं कि हम उसको मल्टीपल वेबसाइट के साथ अटैच कर सकें। सॉफ्टवेयर रीयूजेबल भी होना चाहिए। यूजेबिलिटी, यूजेबिलिटी का मतलब होता है इजीनेस। आपने देखा होगा जो सॉफ्टवेयर हैं, सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर आपने कौन से यूज किए हैं? एक एक करके मुझे नाम बताओ पहले। आप लोगों ने सॉफ्टवेयर सबसे ज्यादा कौन से यूज किए हैं? रोहित, दिनेश, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, और एक एक सब बताओ मुझे, कौन सबसे ज्यादा क्या यूज करता है? सबसे ज्यादा किसको यूज करते, सबसे ज्यादा किसको यूज करते हो वो बताना है बस, दिन भर जिसको बार। पेटीएम, ठीक है, एक नाम पेटीएम आ गया। और गुड, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, एफबी हो गया, इंस्टा हो गया, एंड बाकी? प्रभात, रोहित, प्ले स्टोर, गुड, रोहित, ठीक है। अब ये बताओ कि ये जो सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हो, इनको यूज करना आसान है या टफ है? इजी है या टफ है? फेसबुक, इंस्टा, प्ले स्टोर, एक 5 ईयर किड भी आजकल यूज कर लेता है। यस और नो? अगर ये यूज करना टफ होते तो ये इतने मार्केट में पॉपुलर नहीं होते। कोई भी सॉफ्टवेयर आप देखोगे
अगर वो पॉपुलर है, सबसे बड़ा कारण क्या है? यूजेबिलिटी, कि उसको यूज करना बहुत आसान है। यूजेबिलिटी मतलब जो एप्लीकेशन का फ्लो है, उसको यूज करने का, उसका इंटरफेस वो बहुत आसान। तो सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते समय ये ध्यान देना इंपॉर्टेंट है कि वो कितना यूजेबल है, उसको कोई क्लाइंट यूज करेगा तो कितने अच्छे से कर सकता है। क्लियर? तो यूजेबिलिटी, उसमें हो सकता है डिफेक्ट ना हो, बट वो यूज करना बड़ा टफ हो रहा हो, तो लोग उसको पसंद नहीं करेंगे। अब पेटीएम ही होता, 3 4 जगह पिन डालना पड़ता, ठीक है, 2 3 बार स्कैन करना पड़ता, जैसे हम नेट बैंकिंग में करते हैं। नेट बैंकिंग क्यों नहीं यूज करते हैं लोग? यूजर नेम याद करो, पासवर्ड याद करो, ठीक है, फिर जाके प्रोसेस करो। तो वहां पे जब बड़ी पेमेंट करनी होती है या किसी बैंक अकाउंट के थ्रू ही करनी पड़ती है, तभी हम उसमें जाते हैं, क्योंकि उसका यूजेबिलिटी थोड़ा सा कम है। बट उसकी डिमांड उस हिसाब से है कि उसकी यूजेबिलिटी उस हिसाब से बना रखी है। क्लियर? फेसबुक, इंस्टा, प्ले स्टोर यूजेबिलिटी इतनी हाई कर रखी है, रोज में ऐसे फीचर्स आते हैं जो उसको और सिंप्लीफाई बनाते हैं। क्लियर? तो दैट इज कॉल्ड यूजेबिलिटी। सॉफ्टवेयर की प्रॉपर्टी है कि वो यूजेबिलिटी में हाई होना चाहिए। इज दिस क्लियर? तो ये कुछ फंडामेंटल्स हैं जो आपको याद रखना। नेक्स्ट इज, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कितने टाइप की होती है? मेनली मैनुअल और ऑटोमेशन। अब मैनुअल में भी व्हाइट बॉक्स, ब्लैक बॉक्स और ग्रे बॉक्स। अब इसको ध्यान से समझना। मैनुअल ऑटोमेशन आपको पता लग गया, मैनुअल बाय हैंड करते हैं, ऑटोमेशन हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प लेते हैं, टूल्स की हेल्प लेते हैं। क्लियर? तो मैनुअल को भी डिवाइड किया है व्हाइट बॉक्स, ब्लैक बॉक्स और ग्रे बॉक्स में। व्हाइट बॉक्स का मतलब होता है कि आप इम्प्लीमेंटेशन को चेक कर रहे हो। ब्लैक बॉक्स का मतलब होता है कि आप फंक्शनैलिटी को चेक कर रहे हो। अब इसको समझते हैं कि उसके फंक्शंस को चेक कर रहे हो। क्लियर? तो सपोज मैंने आपको एक लैपटॉप दे दिया किसी को भी, किसको चेक करना है, तो आप लोग कैसे चेक करोगे? एक एक करके बताओ मुझे। एक एक करके बताओ, अगर मैंने आपको दे दिया कि सामने लैपटॉप रखा है, ये सही है नहीं है, तो क्या करोगे आप? थोड़ा सा इंटरेक्शन आपको करना पड़ेगा, ठीक है, बोलना पड़ेगा हाँ। एक एक करके। दिनेश, चलो दिनेश से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ऑन ऑफ करके देखोगे, गुड। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट। ठीक है, done। रोहित, क्या और क्या चेक करोगे आप? बिल्कुल। ठीक है, स्पेसिफिकेशन चेक कर लोगे आप, ठीक हो गया। नेक्स्ट श्रेया, स्पेक्स चेक कर लोगे आप। नेक्स्ट प्रवीण, क्या चेक करोगे आप? ठीक है, प्रोसेसिंग स्पीड क्या है? स्पीड क्या है? स्पीड उसकी, इसको बोलते हैं क्लॉक स्पीड, गीगाहर्ट्ज में जो देखी जाती है, ठीक है। क्लियर है? शिवांशी, श्रेया, स्नेहा, क्या चेक करोगे आप लोग? स्टोरेज कैपेसिटी। क्या कोई ऐसा भी है जो कोई लैपटॉप को खोल के चेक करेगा कि इसका प्रोसेसर सही से फिट किया है नहीं किया है? नो। देखो, हाँ, तो मैंने क्या किया, एक लैपटॉप इंजीनियर को बैठा दिया, ठीक है, मैंने कहा इस लैपटॉप को ना ओपन करो, कि अंदर सही से वायर लगी है, जो भी सर्किट्स लगे हैं, वायर तो नहीं होती, सर्किट्स होते हैं, ठीक है, आईसीज होती हैं, क्या वो सही से लगी हैं वो चेक करना है। क्या ऐसी चेकिंग होती है? यस, होती है। कहाँ पे? जब फर्स्ट टाइम बन के आता है इंडस्ट्री में, तभी चेक होके आता है। क्लियर? तो जब आप इम्प्लीमेंटेशन, ये कैसे बना है उसको चेक कर रहे हो, इम्प्लीमेंट कैसे हुआ है, उसको क्या बोलते हैं? व्हाइट बॉक्स।
ये क्लियर हो गया। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है कि आप उस एप्लीकेशन को वो कैसे बना है। सपोज फेसबुक को अगर आप टेस्ट करना है व्हाइट बॉक्स, तो फेसबुक का कोड आप देखोगे कि फेसबुक की कोडिंग कैसे की है, सही की है नहीं की है। कोडिंग को चेक करना, इट इज कॉल्ड व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। क्लियर। जब हम उसकी फंक्शनैलिटी को चेक कर रहे हैं, आप फंक्शनैलिटी को चेक कर रहे हो, उसमें प्रोसेसर कैसे काम कर रहा है, रैम कितनी लगी है, मिल रही है नहीं मिल रही है, तो उसके फंक्शंस को चेक कर रहे हो। फंक्शंस को चेक करना, दैट इज कॉल्ड ब्लैक बॉक्स। मैंने बटन दबाया, लैपटॉप ऑन हो गया, मेरा काम खत्म। मैंने उसको इनपुट दिया, उसने मुझे आउटपुट दिया। मुझे नहीं मतलब वो इनपुट जाके कहाँ से गया और कहाँ से आया। क्लियर। मैंने इनपुट दिया, मुझे आउटपुट, बीच में क्या हुआ मुझे मतलब नहीं। यहाँ पे कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज हुई है, कौन सा सर्किट लगा है, कौन सा प्रोसेसर लगा है, मुझे मतलब नहीं। मुझे मतलब था इतनी स्पीड आनी चाहिए, आ रही है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। तो जो मैनुअल टेस्टिंग है जो हम सीखेंगे वो क्या सीखेंगे, ब्लैक बॉक्स। व्हाइट बॉक्स कौन करता है, डेवलपर। डेवलपर जो कोड लिखते हैं, ठीक है, कोड को चेक करने के लिए भी एक कोड लिखा जाता है, तो बोलते हैं यूनिट टेस्टिंग। क्लियर। तो अपने कोड को लिखने के लिए कोड लिखते हैं, यूनिट टेस्टिंग, उसे बोलते हैं हम क्या, व्हाइट बॉक्स। ये क्लियर हो गया। तो वो होते हैं व्हाइट बॉक्स टेस्टर्स। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग जो मैनुअल टेस्टर करते हैं। मैनुअल टेस्टर को मतलब नहीं होता कि वो किस एप्लीकेशन को, जिस भी एप्लीकेशन को चेक कर रहा है वो कैसे बनी है, वो जावा में बनी है, वो डॉट नेट में बनी है, वो पाइथन में बनी है, उसको कोई मतलब नहीं। लेकिन जो डेवलपर होता है उसको मतलब होता है, उसको इसी लैंग्वेज में कोड लिखना होता है और इसी लैंग्वेज में चेक करना होता है। ये क्लियर हो गया। व्हाइट बॉक्स ब्लैक बॉक्स क्लियर है। यस और नो। आंसर नहीं है सबको, किसी को डाउट है। सो अगर मैंने टीवी का रिमोट चेक करना था, बटन दबाया और देखा टीवी चल रहा है नहीं चल रहा है, तो किस टाइप की टेस्टिंग हुई वो, ब्लैक बॉक्स। ठीक है। और अगर मैंने रिमोट को ओपन कर दिया, खोल दिया, उसके अंदर सर्किट चेक करने लगा कि सही लगे नहीं लगे, दैट इज व्हाइट बॉक्स। क्लियर। ठीक है। तो व्हाइट बॉक्स टेस्टर कौन होते हैं, डेवलपर्स। ब्लैक बॉक्स कौन होते हैं, टेस्टर्स। अब जो दोनों करते हैं उसे क्या बोलते हैं, ग्रे बॉक्स। इंडस्ट्री में कुछ हमारे सीनियर्स होते हैं, टेक लीड होते हैं, ठीक है, उनको दोनों तरह की नॉलेज होती है। वो आपके कोड को भी रिव्यू करते हैं और इस पे ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग भी कर सकते हैं, तो उनको बोलते हैं ग्रे बॉक्स टेस्टर या ग्रे बॉक्स टेस्टिंग। तो अगर आपको दोनों आती है, वैसे दोनों की रिक्वायरमेंट नहीं होती, दोनों अलग प्रोफाइल है। ग्रे प्रोफाइल बहुत कम चलती है मार्केट में। ठीक है। पहले चलती थी कि डेवलपर ही टेस्टर होते थे, तो वो व्हाइट बॉक्स भी करते थे, ब्लैक बॉक्स भी करते थे। बट कॉन्सेप्ट है ग्रे बॉक्स, या व्हाइट बॉक्स भी करना जानते हो, ग्रे बॉक्स भी करना जानते हो, दोनों टेस्टिंग का मिक्स करके यूज कर रहे हो, दैट इज ग्रे बॉक्स। इज दिस क्लियर। इसमें किसी को डाउट है। ठीक। अब ब्लैक बॉक्स के बाद, ब्लैक बॉक्स के भी पार्ट है फंक्शनल और नॉन फंक्शनल। ठीक है। तो हम कैसे टेस्टर बनेंगे, हम ब्लैक बॉक्स टेस्टर बनेंगे। हमें नहीं मतलब कि सॉफ्टवेयर पाइथन में लिखा है, जावा में लिखा है, डॉट नेट में लिखा है, नोड में लिखा है, रिएक्ट एंगुलर में लिखा है। ठीक है। हमें सिर्फ फंक्शनैलिटी से मतलब है कि मैं उसको इनपुट दूं, वो मुझे आउटपुट दे, मुझे वो टेस्ट करना है। क्लियर। अब ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग भी दो पार्ट में डिवाइड है, एक होती है फंक्शनल और दूसरी होती है नॉन फंक्शनल। ठीक है। फंक्शनल मतलब फंक्शनैलिटी को टेस्ट करना,
नॉन फंक्शनल मतलब वेबसाइट की परफॉर्मेंस को टेस्ट करना। सपोज अगर हम किसी वेबसाइट में जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे मैं कोई वेबसाइट ओपन करता हूँ, फेसबुक, ये फेसबुक है, तो फेसबुक की वेबसाइट पे फंक्शनैलिटी है कि लॉगिन होना चाहिए। फॉरगेट पासवर्ड अगर मैं क्लिक करूं तो ये वर्क करना चाहिए। क्रिएट न्यू अकाउंट करूं तो अकाउंट बनना चाहिए। तो ये सब क्या है, फंक्शनैलिटी। क्लियर। मैं यूट्यूब ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, यूट्यूब ओपन किया, ठीक है, सो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, शॉर्ट्स में क्लिक किया तो शॉर्ट्स ओपन हो रहे हैं। मैंने सर्च पे क्लिक किया, ठीक है, होम पे क्लिक किया तो होम के ऑप्शन आ रहे हैं। मैंने यहाँ पे लाइव या गेम शोज में क्लिक किया तो गेम शोज आ रहे हैं। तो ये क्या है, फंक्शनैलिटी है इसकी, यूट्यूब्स की, और डिफरेंट डिफरेंट बटन की। ये वीडियो प्ले करी तो ये वीडियो चल रही है। क्लियर है। इस पे लाइक किया तो लाइक हो रहा है, लाइक काउंट होना चाहिए, काउंट भी हो रहा है। ये सब क्या है, फंक्शनैलिटी। इसको क्या बोलते हैं, फंक्शनैलिटी। इसको चेक करना, फंक्शनल टेस्टिंग। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब नॉन फंक्शनल का मतलब होता है कि अगर इस पेज पे एक साथ 10 लाख यूजर आ गए, क्लियर है, और उन्होंने लाइक बटन हिट कर दिया, तो क्या ये सॉफ्टवेयर 10 लाख लाइक्स एक साथ कैलकुलेट कर पाएगा? क्या ये वीडियो तब भी प्रॉपर चलेगी? क्या ये वीडियो हैंग तो नहीं हो जाएगी? क्लियर। तो उस तरह की चीजों को चेक करना, दैट इज कॉल्ड नॉन फंक्शनल। फंक्शनैलिटी ठीक चल रही है, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस को चेक किया जा रहा है, उसके ऊपर लोड को चेक किया जा रहा है कि कितना वेबसाइट कितना लोड बर्दाश्त कर सकती है। एक और प्रोफाइल होती है इंडस्ट्री में, दैट इज कॉल्ड नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। इसको हम क्या बोलते हैं, परफॉर्मेंस टेस्टिंग। अब 10 लाख यूजर का लोड तो हम ऐसे डाल नहीं सकते, तो यहाँ पे भी कोडिंग की हेल्प से किया जाता है। कुछ टूल्स आते हैं, जेमीटर, लोड रनर, ठीक है, इन टूल्स की हेल्प से परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है। ये क्लियर हो गया। जो अभी स्कोप है, परफॉर्मेंस टेस्टिंग आप कब कर सकते हो, जब आपको 2-3 साल टेस्टिंग में अच्छे से एक्सपीरियंस है, फंक्शनल टेस्टिंग में, तो आप इस लेवल पे एडवांस टेस्टिंग में जा सकते हो, जब आपके बेसिक्स अच्छे से क्लियर हैं। ये अभी जो हम सीखेंगे ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में, वो हमारा क्या स्कोप है, फंक्शनल टेस्टिंग का। ये क्लियर हो गया, क्लियर। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में भी हम कौन सी टेस्टिंग सीख रहे हैं, फंक्शनल। इधर कौन सी आती है, कंपेटिबिलिटी, परफॉर्मेंस, यूजेबिलिटी। यूजेबिलिटी हम फंक्शनल टेस्टिंग में भी कर रहे थे। ये बेसिकली परफॉर्मेंस टेस्टिंग का पार्ट है। ब्लैक बॉक्स में हम क्या सीखेंगे, फंक्शनल टेस्टिंग। और फंक्शनल टेस्टिंग भी 4 टाइप्स में डिवाइडेड, यूनिट, इंटीग्रेशन, सिस्टम, और यूएटी, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग को। ये क्लियर है, ठीक है, इतना क्लियर है सबको। अब फिर हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि यूनिट टेस्टिंग क्या है, इंटीग्रेशन क्या है, सिस्टम टेस्टिंग क्या है, और यूएटी क्या है। यूएटी इज यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग का मतलब होता है कि हम एक पार्टिकुलर मॉड्यूल को चेक कर रहे हैं, एक मॉड्यूल बन के आया है, पार्टिकुलर मॉड्यूल को हम चेक कर रहे हैं। सपोज कोई कार है, कार मैन्युफैक्चर कंपनी है, कार बना रही है, तो टायर्स अलग मैन्युफैक्चर करती है, क्लियर, ठीक है, इंजन अलग मैन्युफैक्चर होता है, बॉडी अलग मैन्युफैक्चर होती है। सेम वे में सॉफ्टवेयर के अलग अलग कंपोनेंट होते हैं, अलग अलग एपीआईज होती हैं, पहले वो माइक्रो सर्विसेज बन रही होती है, उनको अलग अलग टेस्ट करना, दैट इज कॉल्ड यूनिट टेस्टिंग। क्लियर। क्यों, एक यूनिट आपस में सही काम कर रहा है। सपोज टायर बन के आ गए, तो हम सिर्फ टायर को टेस्ट कर रहे हैं कि टायर की जो डायमीटर था वो सही है, जो क्वालिटी थी वो सही है, ठीक है, क्या ये इंजन में प्रॉपरली फिट हो जाएगा, क्या ये रिलायबल है। तो जब हम यूनिट टेस्टिंग कर लेते हैं, हाँ ये भी चेक है, ये भी चेक है, ये भी चेक है, फिर हम आपस में मर्ज करते हैं,
को मर्ज करने के बाद चेक करते हैं, उसे बोलते हैं हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग। कि फ्लो कैसा चल रहा है, एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल में डेटा जा रहा है तो क्या वो दूसरे मॉड्यूल प्रॉपर उसको कैप्चर कर पा रहा है, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन टेस्टिंग। क्लियर है? इंटीग्रेशन टेस्टिंग, जब सारे मॉड्यूल्स हम टेस्ट करते हैं तो हम करते हैं सिस्टम टेस्टिंग। सिस्टम टेस्टिंग का मतलब है कि पूरा मॉड्यूल सारे टेस्ट हो गए। सपोज कार है, सारे पार्ट्स हमने टेस्ट कर लिए हैं, कार बन के रेडी है। कार को हम रियल इन्वायरमेंट में ले जाएंगे, हम इसको मडी एरिया में ले जाएंगे, इसको हम रेनी एरिया में ले जाएंगे, इसको हम डिम लाइट एरिया में ले जाएंगे। देखेंगे कैसा कार बिहेव कर रही है, मडी में फंस तो नहीं जा रही है बिल्कुल, रेनी सीजन में स्लिप तो नहीं कर रही है, हीट वाले उसमें कहीं बहुत जल्दी हीट तो नहीं हो जा रही है। सेम मॉड्यूल कि पूरा सॉफ्टवेयर रेडी हो गया है, इसको अलग अलग ब्राउजर पे, अलग अलग डिवाइसेस पे टेस्ट करना, दैट इज कॉल्ड सिस्टम टेस्टिंग। ठीक है? सिस्टम टेस्टिंग के बाद आता है यूएटी, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, कि हम क्लाइंट को दिखाते हैं क्या, अपना प्रोजेक्ट जो हमने बनाया है, जो भी चीज हमने बनाई है वो हम क्लाइंट को दिखाते हैं। क्लियर? और क्लाइंट से साइन ऑफ लेते हैं। साइन ऑफ मतलब कि हम उनसे परमिशन लेते हैं कि ये आपने बोला था एसआरएस के अकॉर्डिंग, ये हमने बनाया है। क्लियर? क्या ये ठीक है? जब वो साइन अप देता है तभी इस कोड को, जो भी हमने कोड किया है, इसको लाइव सर्वर तक पहुंचाते हैं, दैट इज कॉल्ड यूएटी। तो हमें यूएटी का परमिशन लेनी पड़ती है, किससे? क्लाइंट से। अब यूएटी भी दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, अल्फा और बीटा। आगे जाके पढ़ेंगे उसको, अल्फा क्या है, बीटा क्या है। तो इतना क्लियर हुआ सबको? एक बेसिक चीजें समझ में आई कि कैसे क्या क्या चीजें होती हैं। इसमें चीजें किसी को डाउट है? ब्लैक बॉक्स, व्हाइट बॉक्स, फंक्शनल, नॉन फंक्शनल, एट्रीब्यूट, एसआरएस। ठीक है? ये क्या है, बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको चाहिए होंगी। कोई पूछेगा इंटीग्रेशन टेस्टिंग होनी है, तो आपको पता होना चाहिए इंटीग्रेशन टेस्टिंग हो चुकी है, हमें यूएटी करानी है, तो आपको पता होना चाहिए कि यूएटी होती क्या है। क्लियर? ठीक है? आज इतना ही रखेंगे, फिर कल इसके आगे पढ़ेंगे। ये चीज जो क्लियर हो गई सबको? हम्म। हम्म। नहीं, देखो दो तरह की होती है व्हाइट बॉक्स में। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग जो डेवलपर करते हैं वो यूनिट टेस्टिंग अलग है। ठीक है? वो कुछ टूल्स का यूज करते हैं, जैसे जे यूनिट, एन यूनिट। क्लियर? ठीक है? और फिर अपने मॉड्यूल्स को, एक पीस ऑफ कोड को दूसरे पीस ऑफ कोड से डेटा भेज के भी टेस्टिंग की जाती है, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। सेम काम मैनुअल टेस्टर के पास भी आता है। अगर कोई पार्टिकुलर एक सर्विस आई है, माइक्रो सर्विस आई है, एक यूनिट सर्विस आई है, उसको भी बोलते हैं हम यूनिट टेस्टिंग। तो कौन करता है? मैनुअल। ये यूनिट टेस्टिंग ये वाली नहीं है, वो अलग है, उसके प्रॉपर कोड लिखे जाते हैं। ठीक है? सेम, कोई एक एपीआई से डेटा जा रहा है दूसरे उसमें। ठीक है? आप उसको, टूल्स आते हैं जैसे पोस्टमैन आता है। ठीक है? उन टूल से डेटा सेंड करके देख रहे हो कि यहाँ से डेटा भेज रहे हो, वहां से डेटा आ रहा है, दो एप्लीकेशन आपस में सही काम कर रही, कोड के थ्रू नहीं, वो सेम काम कोड के थ्रू भी करते हैं डेवलपर्स, अपने एंड पे करते हैं मेक श्योर करने के लिए। उसके बाद उस चीज को चेक कौन करता है? मैनुअल टेस्टर। वो कोड नहीं लिखते, वो बाई हैंड करते हैं। दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन टेस्टिंग। जब आप एक से ज्यादा मॉड्यूल्स को आपस में डेटा सेंड करते हुए भेजोगे। क्लियर है? जब भी आजकल इंडस्ट्री में जब भी एप्लीकेशन बनती है, मल्टीपल सर्विसेज बनती हैं, माइक्रो सर्विसेज जिसको बोलते हैं, एपीआईज बोलते हैं, सोप, रेस्ट, उनके थ्रू डेटा आ रहा होता है। क्लियर है? बैक एंड पे कुछ अलग सर्विस चल रही होती है, फ्रंट एंड पे अलग डेटा दिख रहा होता है, उन मॉड्यूल्स के आपस में चेक करना। क्लियर? ये चीजें थ्योरेटिकली थोड़ी सी अलग हैं और प्रैक्टिकली थोड़ी सी अलग है।
क्लियर? और कोई डाउट किसी को? जो डेवलपर करते हैं वो कोड लिखते हैं, ठीक है। जे यूनिट एक फ्रेमवर्क आते हैं, या एन यूनिट बोलते हैं जिसको। जावा का आता है जे यूनिट, डॉट नेट का आता है एन यूनिट। इसकी हेल्प से यूनिट टेस्ट फ्रेमवर्क लिखते हैं और अपने कोड को चेक करते हैं। कोई प्रोग्राम बनाया है सम करने का, तो सम कर रहा है नहीं कर रहा है, इससे चेक किया जाता है। आपस में डेटा सेंड कैसे हो रहा है, इससे चेक किया जाता है। सेम काम किसको करना होता है? पार्टिकुलर एक एपीआई का डेटा चेक करना, पार्टिकुलर यूनिट ऑफ पीस को कोड को चेक करना, ठीक है। किसके पास आता है? मैनुअल टेस्टिंग के पास आता है। कोई बोलते हैं यूनिट टेस्टिंग। क्लियर? ठीक। और कोई डाउट है किसी को? ये क्लियर हो गया सबको? हाँ, नोट्स अभी मैं दे देता हूँ। आप ग्रुप में मुझे अपनी ईमेल आईडीज दे दो, ठीक है। मैं आपको ये ड्राइव पे शेयर कर दूँ। और यार एक काम करो, यहीं पे आप, हाँ, आप वही चैट बॉक्स में मुझे अपनी ईमेल आईडीज लिख दो, मैं आपको दे देता हूँ, और आप क्रॉस चेक भी कर लेना मिल गए नहीं मिल गए नोट्स आपको। ठीक है, बाद में ध्यान नहीं रहता है। मैनुअल टेस्टिंग, ठीक है। प्रभात, शिवांशी, नेहा, ठीक है। कौन रह गया? प्रवीण, ठीक। एक और कोई रह गया? हाँ भेजो, लिखो। अपनी आईडी यहाँ पे भेजो, चैट बॉक्स में लिख के भेजो। ठीक है, मैंने बाकी सबको सेंड कर दिया, एक बार क्रॉस चेक कर लो आप।